हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज यहाँ हम बात करने जा रहे हैं दो देशों की कि इन दो देशों ने पूरे वर्ल्ड को कैसे लूटा, अमेरिका और ब्रिटेन। तो यहाँ पर देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले जे बाइडन थे। तो ये दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब पहले बोरिस जॉनसन थे एंड अब किर स्टारमर हैं। तो इन दो देशों ने मिल के पूरे वर्ल्ड को कैसे लूटा है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अमेरिका की क्या मेन स्ट्रेटजी है? अमेरिका की मेन स्ट्रेटजी है कि दूसरे देशों पे कब्जा करके या तो वहाँ का तेल अपने कब्जे में ले लेना है, और जिस देश पे कब्जा नहीं कर सकते हैं वहाँ कैसे उनको पैसा कमाना है, उन देशों से कैसे उनको माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल और गूगल के थ्रू उन देशों से भी पैसा कमाना है, भले भी हम वहाँ का जहाँ पर तेल या इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये मतलब दो टाइप की इनकी स्ट्रेटजी है। एक स्ट्रेटजी अमेरिका की ये है कि जहाँ पर तेल या प्राकृतिक संसाधन है उन पे कब्जा कर लो, और जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन नहीं है वहाँ पर किस प्रकार अपना सॉफ्टवेयर और अपना हार्डवेयर और अपना प्रोसेसर बेचना है, वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है। अब क्या स्ट्रेटजी है? ब्रिटेन की स्ट्रेटजी है कि हम उस देश मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन काफ़ी पहले बहुत से देशों को गुलाम बना रखा था। नियर अबाउट पूरे वर्ल्ड के 50+ देशों को उसने अपना गुलाम बना रखा था, और कई देशों में उसने फूट डाल के राजनीति करने का उसका एक सिद्धांत था, जिसके थ्रू उसने कई देशों पे कई कई सौ साल तक राज किया। इसमें इंडिया भी है। और उसके बाद कई देशों को उसने डिवाइड भी कर दिया। किस किस देश को उसने डिवाइड किया वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं अमेरिका क्या कर रहा है। तो अमेरिका यहाँ पर देखिए, अमेरिका क्या कर रहा है यहाँ पर। ये है पार्सियन गल्फ रीजन, जिसको अरेबियन गल्फ भी बोलते हैं। वो ये वाला रीजन है, ये रीजन है पार्सियन गल्फ रीजन। इसके नेबरिंग में जितने भी कंट्रीज हैं, टोटल 8 कंट्री हैं मेन जिनके पास क्रूड ऑयल बहुत है। तो उन कंट्रियों में कौन कौन सी कंट्री है? इसमें है बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड स्टेट अमीरात। वही सेम यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये वाला रीजन है, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। ये रीजन है पार्सियन गल्फ या अरेबियन गल्फ भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन रीजन के आसपास जितने भी कंट्री हैं उनके पास क्रूड ऑयल बहुत है। तो क्रूड ऑयल को कब्जा करने के लिए अमेरिका ने क्या किया? सबसे पहले कुवैत पे इसने क्या किया? कुवैत पे इसकी नजर पड़ी। तो कुवैत पे इसने क्या किया? यहाँ इराक में पहले सद्दाम हुसैन का यहाँ पर क्या था? सद्दाम हुसैन का शासन था। तो सद्दाम हुसैन को इसने अपना मतलब गोला बारूद मुहैया करा के और कुवैत पे क्या करवा दिया? आक्रमण करवा दिया। और कुवैत पे जब सद्दाम हुसैन का आक्रमण हो गया, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, उसके बाद कई देशों के साथ मिलकर इसने इराक पे मतलब सद्दाम हुसैन के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्योंकि इसको क्या चाहिए था? कुवैत और इराक दोनों चाहिए था अमेरिका को, मतलब कि हमारा दोनों के तेल भंडार या क्रूड ऑयल पे कब्जा हो जाए। तो उसके लिए देखिए इसने क्या किया, आगे देखते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को मोटा मोटा ये पता चल गया होगा कि कैसे क्या स्ट्रेटजी ब्रिटेन अपनाता है और क्या स्ट्रेटजी अमेरिका अपनाता है। तो ब्रिटेन की क्या स्ट्रेटजी थी? ब्रिटेन की स्ट्रेटजी थी फूट डालो और राज करो, देश के डिवाइड कर दो, और वहाँ की मतलब वहाँ पर जो भी धन संपदा है उसको लूट लो। जबकि अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी है? उसकी स्ट्रेटजी क्या है कि जहाँ पे जनसंख्या कम है और जिनके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या कर लो? कब्जा कर लो, और वहाँ से नेचुरल रिसोर्स अपने कब्जे में लेके वो अपने अकॉर्डिंग उसको सेल करो और वहाँ से प्रॉफिट कमाओ। और जिन देशों के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है वहाँ पे ये क्या करता है? वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये सब हो गए, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। वहाँ अपना सॉफ्टवेयर बेचो, अपना हार्डवेयर बेचो, प्रोसेसर बेचो और वहाँ से पैसा कमाओ। यहाँ पर देखिए, ब्रिटेन द्वारा विभाजित देश, डिवाइड एंड रूल की कहानी। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने शासनकाल में कई क्षेत्रों में बांटा, कृत्रिम सीमाएं बनाई, स्थानीय मतभेदों को बढ़ावा दिया और अपने शासन को मजबूत रखा। इनकी स्ट्रेटजी क्या थी? फूट डालो और राज करो। अब यहाँ पर देखिए, भारत को इसने क्या किया? भारत को 1947 में डिवाइड किया। ब्रिटिश नीज और सांप्रदायिक राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र देश बने। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। तो ये यहाँ पर भारत को इसने डिवाइड किया 1947 में। फिर इसने आयरलैंड को इससे पहले इसने डिवाइड कर रखा था 1921 में। 1921 में इसने आयरलैंड को डिवाइड किया, जिसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ब्रिटिश शासन ने आयरलैंड को बांटा,
दक्षिण भाग स्वतंत्र आयरलैंड बना, उत्तर भाग नॉर्दर्न आयरलैंड के रूप में ब्रिटेन का ही हिस्सा रहा। आज भी यहाँ राजनीतिक तनाव और संघर्ष जारी है। तो ये इसने दूसरे देश को बांटा। फिलिस्तीन, जहाँ पर आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें भी इसने 1920 के बाद इसने ब्रिटिश मैंडेट के दौरान यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। बाद में इजराइल की स्थापना से संघर्ष और बढ़ा। तो यहाँ पर इसने फिलिस्तीन और इजराइल का भी संघर्ष ब्रिटेन से ही निकला है। साइप्रस 1878 में इसने ग्रीक साइप्रस एंड तुर्क साइप्रस इसमें भी डिवाइड किया। यहाँ पर ब्रिटिश शासन के बाद ग्रीक और तुर्क समुदायों में विभाजन हुआ। आज भी साइप्रस दो हिस्सों में विभाजित है। तो इस टाइप से इसने 4 देशों को तो यहाँ से विभाजित किया। 5वां सूडान 1956, सूडान और साउथ सूडान 2 पार्ट में इसने विभाजित किया। ब्रिटिश और मिस्र शासन ने कृत्रिम सीमाएं बनाई। विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों में मतभेद बढ़ते गए। 2011 में साउथ सूडान अलग देश बना, 2011 में। एंड नाइजीरिया 1914 में इसने नाइजीरिया को भी विभाजित किया, जिसमें 3 देश बन गए। ब्रिटिश ने अलग अलग जातीय समूहों को एक सीमा से जोड़ दिया। इससे लंबे समय तक जातीय और धार्मिक संघर्ष की नींव पड़ गई। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रेटजी क्या है ब्रिटेन का। ब्रिटेन की स्ट्रेटजी ये है कि इनको धर्म और जाति के नाम पर बांट दो, जिससे ये अलग हो जाए। वही इसने इंडिया में भी किया था, हिंदू और मुस्लिम को धर्म और जाति के नाम पे अलग कर दिया। उसके बाद अन्य उदाहरण देखिए, अभी जो नए नए हैं, म्यांमार में ब्रिटिश शासन ने जातीय समूहों के बीच अलगाव की नीति अपनाई, जिसका असर आज भी दिखता है। श्रीलंका, तमिल और सिंधी समुदायों के बीच मतभेद बढ़े, जो गृह युद्ध का कारण बना। ये सब अभी रिसेंट कुछ साल पहले हुआ है। केन्या, कबीलाई विभाजन और डिवाइड एंड रूल की नीति से समाज में दरारें पैदा की गई केन्या में। इराक, अब इसका नया अभी इराक पे वार चल रहा है। कुर्द सुन्नी शिया समुदायों के बीच विभाजन की नीति ने संघर्ष को जन्म दिया। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड रूल की रणनीति सांप्रदायिक और जातीय मतभेद को बढ़ाना, कृत्रिम सीमाएं बनाना एंड स्थानीय शासकों को आपस में लड़ाना, ये सब इनका क्या है, स्ट्रेटजी है। नतीजा क्या हुआ इसका? विभाजन, युद्ध, गृह युद्ध, अस्थिरता और मानवता की को भारी कीमत चुकाना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए ये चर्चिल हैं। चर्चिल ने क्या बोला? हमने भारत को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि नस्लों, धर्मों और भाषाओं के संग्रह कहा, और यह हमारी सबसे बड़ी चाल थी। तो ये ब्रिटेन की स्ट्रेटजी है। ब्रिटेन क्या करता है? धर्म और जाति के नाम पर देशों को विभाजित कर देता है, आपस में लड़ाता है और वहाँ के सारे रिसोर्स को लूट के अपने यहाँ ले जाता है, जो इसने 200-300 साल पहले इंडिया में किया। और इंडिया इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ब्रिटेन ने मतलब कैसे इन सब देशों को लूटा और यहाँ से सारा मतलब जो भी यहाँ का जो प्रॉपर्टी था वो अपने पास ले गए। ये देखिए जब सब देशों पे इसका कब्जा था तो क्या बोला जाता था? ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता। सूरज क्यों नहीं डूबता? क्योंकि यहाँ पर देखिए आधे से ज्यादा वर्ल्ड पे इसका क्या था? कब्जा था। तो यहाँ से देखिए ये भारत, अगर भारत में दोपहर हो रहा है तो यहाँ ब्रिटेन में सुबह हो रहा है। तो यहाँ भी मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि मतलब आधे से ज्यादा वर्ल्ड पे अगर इसका कब्जा था, 2/3 वर्ल्ड पे इसने कब्जा कर रखा था। तो अगर एक पार्ट में क्या होता था, वर्ल्ड के एक पार्ट पे अगर सुबह होती थी तो दूसरी जगह इसका सूरज निकला ही रहता था। दूसरे पार्ट पे अगर सूरज डूबता था तो किसी और पार्ट पे सूरज निकल जाता था। मतलब यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि ब्रिटिश राज में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था। तो यहाँ पर देखिए द ब्रिटिश एम्पायर, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओशियाना और अमेरिका के हिस्सों में फैला हुआ था। ब्रिटेन की साम्राज्यवादी ताकत इतनी व्यापक थी कि दुनिया में किसी न किसी हिस्से में हमेशा दिन होता था, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमेशा कहीं ना कहीं दिन रहता था। ब्रिटिश साम्राज्य की 5 विशेषताएं: दुनिया के 5 महाद्वीपों में फैला हुआ था। लगभग 45 करोड़ लोग ब्रिटिश शासन के अधीन थे 20वीं सदी में। उस समय इंडिया का लगभग 30 करोड़ आबादी थी। कुल क्षेत्रफल लगभग 3.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला था। सशक्त नौसेना और वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण था इसका। कानून, प्रशासन और शिक्षा का प्रसार किया। सूरज क्यों नहीं डूबता था? ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया भर में फैला हुआ था। जैसे जैसे एक जगह शाम होती थी सूरज डूबता था, वैसे ही दूसरी जगह सुबह हो जाती थी, जहां ब्रिटेन का झंडा लहराता रहता था। इसलिए कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। उसका ये फिगर से भी समझाया गया है यहाँ पर। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्र: एशिया में भारत, बर्मा,
मलाया, सिंगापुर एंड हांगकांग, अफ्रीका में मिस्र, केनिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, माल्टा, साइप्रस एंड अन्य क्षेत्र, ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अमेरिका, कनाडा का एक बड़ा हिस्सा एंड कैरेबियन क्षेत्र। तो ये इसके मेन मेन जो प्रमुख क्षेत्र थे वो हैं। यहाँ पर देखिए और क्या दिया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लगभग 5 महाद्वीपों में फैला हुआ था। 45 करोड़ लोगों पे इसका शासन था। 3.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था और 1000 से ज्यादा इसके 1000 प्लस नौसैनिक अड्डे थे। 150 देश और क्षेत्रफल, 150 देशों में किसी न किसी तरह से इसकी सरकार चल रही थी। अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य आज तक किसी का नहीं हुआ जितना ब्रिटिश का था। अब इसने कुछ अच्छे भी काम किए, जिसमें कानून और न्याय व्यवस्था प्रणाली की नींव रखी, शिक्षा और प्रशासन की आधुनिक व्यवस्था की, रेलवे, डाक, तार जैसी आधुनिक सुविधाएं दी और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की स्थापना की। तो ये कुछ काम इसने अच्छे भी किए हैं, लेकिन जितना काम अच्छा किया उसका उससे कई 100% इसने उस देश को लूट लिया। तो ये मेन ये स्ट्रेटजी किसकी थी? ब्रिटेन की थी। यहाँ पर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पीछे से बैकअप किया और 2 अगस्त 1990 को इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। ये इराक है, इराक से सटा हुआ कुवैत है, यहाँ पर इन्होंने हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये यहाँ इराक से तेल चोरी कर रहा है, क्रूड ऑयल चोरी कर रहा है। तो ये इन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के और हमला कर दिया। अब इसके बाद देखिए ये गल्फ युद्ध 1990-91 में जो हुआ, उसमें कुवैत पर कब्जे को लेकर इराक की हार तक सिर्फ 100 घंटे में इसमें क्या क्या चेंज हुआ। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट ने कई देशों के साथ मिलकर कोलिशन बनाया, जिसमें एक संगठन बनाया जिसमें 30 प्लस देश ने इराक के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, जिसमें लगभग 34 देश थे, जिसमें मेन जो देश थे उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मिस्र, पाकिस्तान, सीरिया, कुवैत, अरब अमीरात, कतर, ओमान, बहरीन, तुर्क, स्पेन, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीस, बेल्जियम, स्वीडन और भी कुछ छोटे छोटे से देश थे। अब यहाँ पर देखिए घटनाक्रम क्या हुआ। 2 अगस्त 1990 को इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और कुछ ही घंटे में कुवैत पर कब्जा हो गया। यहाँ पर सद्दाम ने क्या किया? कुवैत पर कब्जा कर लिया। अब 2 जनवरी 1991 को हमला शुरू किया। किसने? अमेरिका ने। पहले एयर स्ट्राइक किया, हवाई ठिकानों पर हमले, सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस कमांड सेंटर, तेल कुओं और हथियार फैक्ट्रियों पर बमबारी की। ये अमेरिका ने किसके ऊपर बमबारी किया? अमेरिका ने इराक के ऊपर बमबारी किया। और फिर ग्राउंड लेवल पर जमीनी लड़ाई हुई। टैंक, आर्म व्हीकल और सैनिकों ने इराकी सेना को पीछे धकेल दिया। सहयोगी देशों की सेना ने तेजी से कुवैत को आज़ाद कराया। कुवैत, इराक की सेना पीछे हट गई, कुवैत आज़ाद हो गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत बढ़ गई। ये पॉइंट जो है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत बढ़ गई और ये सब सिर्फ 100 घंटे में ही हुआ। ये आधुनिक इतिहास का सबसे तेज और निर्णायक युद्ध था, जिसमें 100 घंटे में ही क्या हुआ? 100 घंटे के अंदर ही कुवैत ने 100 घंटे के अंदर ही इराक ने कुवैत पर कब्जा किया और उसके बाद अमेरिका, और जबकि ये कब्जा करवाया किसने था? अमेरिका ने ही पीछे से बैकअप करके सद्दाम हुसैन से करवाया था। और उसके बाद इसने पूरे वर्ल्ड में ये दिखाया कि हम बहुत बड़े मसीहा हैं और हम जा रहे हैं अब कुवैत को बचाने। और 30 देशों के साथ इसने सद्दाम हुसैन के ऊपर आक्रमण कर दिया और सद्दाम हुसैन को भी इसने बर्बाद किया और कुवैत को भी बर्बाद किया। दोनों जगह से इसने जितने भी क्रूड ऑयल थे सब पे अपनी कंपनियों को वहां पर लगा दिया और वहां से क्रूड ऑयल सेल करवाया इसने। तो ये अमेरिका क्या चाहता है कि ज्यादातर जहां पे क्रूड ऑयल है वहां पर इनका कब्जा हो, इनकी कंपनियों को क्रूड ऑयल को सेल करने का लाइसेंस मिले, जिससे अगर ये 1 लीटर क्रूड ऑयल, अगर 100 लीटर क्रूड ऑयल निकालते हैं तो बताते 1 लीटर है। इस टाइप का इनका गेम है। तो यहाँ से आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब कुवैत में लड़ाई चल रही थी 90-91 के बीच, तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी थे। लगभग 1,70,000 इंडियंस यहाँ फंसे हुए थे, जिन इंडियंस को इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से एयरलिफ्ट करके निकाला था। और उस पर एक मूवी भी बनी है, एयरलिफ्ट। तो एयरलिफ्ट एक मूवी भी बनी है। तो इसमें देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था। उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट मानवता की सबसे बड़ी एयरलिफ्ट में से एक है। ये इतना बड़ा एयरलिफ्ट, इतने ज्यादा लोगों को अभी तक किसी भी देश से निकाला नहीं गया है युद्ध में, जिस टाइप से इंडिया ने काम किया था। तो ऑपरेशन की जानकारी, अवधि 13 अगस्त 1990 से 20 अक्टूबर 1990 के बीच एयरलिफ्ट किया गया था। कुल 69 डेज ये ऑपरेशन चला था।
कुल एयरलिफ्ट लगभग 1,70,000 लोगों को किया गया था और इसमें प्रमुख जो एयरलाइंस थी वो एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना, इन दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। क्यों शुरू हुआ ऑपरेशन? 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। कुवैत में हजारों भारतीय नागरिक फंस गए थे। भारत सरकार ने तत्काल ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट शुरू किया ताकि सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। ये देखिए, ये एयर इंडिया ने अपने बड़े बड़े विमानों को लगाया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने IL-76, AN-32 और C-130J विमानों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और एयर इंडिया के बोइंग 747, 757 और एयरबस विमानों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। तो इस टाइप से एयर इंडिया ने रेस्क्यू किया था, वहां से इंडियंस को निकाला था। और इसमें यह बताया जाता है कि किसी को ज़्यादा सामान लाने की इजाज़त नहीं थी, केवल एक हैंड बैग ला सकता है बस अपने साथ, और कोई भी ज़्यादा बड़ा सामान नहीं ला सकता है। और बाद में ऐसा बताया जाता है कि कुछ फ्लाइट में इन लोगों ने सीट भी निकाल दिया था फ्लाइट का वेट कम करने के लिए, और उसमें केवल आदमियों को भर के बस लाया जा रहा था इंडिया। तो ये बहुत बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें कुवैत सिटी व अन्य शहर से भारतीयों को बसों के जरिए एयरपोर्ट लाया गया और फिर विशेष उड़ानों से भारत लाया गया। एयरलिफ्ट की मुख्य उपलब्धियां: केवल 69 दिनों में 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया। पूरी दुनिया में भारत की त्वरित प्रक्रिया और क्षमता का प्रदर्शन। एयर इंडिया और वायुसेना का अद्भुत समन्वय। यह ऑपरेशन भारत सरकार, दूतावास और स्थानीय भारतीय समुदाय के सहयोग से सफल हुआ। इसे दुनिया के सबसे बड़े शांतिपूर्ण निकासी अभियानों में गिना जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख आंकड़े। लगभग कुल उड़ानें जो थी, लगभग 488 उड़ानों का उपयोग किया गया। 488 फ्लाइट टेक ऑफ की थी। और कुल जो लोग आए वो 1,70,000। कुछ जो सामान, मतलब कम ही, थोड़ा थोड़ा ही सामान करके आया, लेकिन वो भी लगभग 2500 टन सामान आया था, जिसमें जबकि सबको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप बड़ा सामान नहीं ला सकते हैं। एयर इंडिया के क्रू मेंबर ने जो इसमें हिस्सा लिया वो 1,000 प्लस क्रू मेंबर थे। वायुसेना के 500 प्लस कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। समय रेखा: अगस्त 1990 इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। 13 अगस्त 1990 ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट शुरू किया गया। अगस्त सितंबर 1990 लगातार एयरलिफ्ट मिशन जारी रहा। 20 अक्टूबर 1990 ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। तो ये देखिए, ये कुवैत का ये लोकेशन है और ये इंडिया। तो यहाँ से एयरलिफ्ट करके इंडिया में लाया गया। ये वायुसेना का विमान है, ये एयर इंडिया का है जिन्होंने मतलब एयरलिफ्ट किया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, मानवता, सेवा और समर्पण का प्रतीक ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट। हमने अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ा, भारत सरकार। तो ये एक बहुत बड़ा इंडियन गवर्नमेंट का ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट था, जिसमें इन्होंने 1,70,000 लोगों को कुवैत से इंडिया लाया। लेकिन इसका इन्होंने सोशल मीडिया या न्यूज चैनल या पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। जैसे कि आज की सरकार अगर 10,000 लोगों को कहीं से निकालती है तो उसका मतलब कई करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया पर खर्च कर देती है, ये बताने के लिए कि हमने 10,000 लोगों को निकाला। यहाँ कितने लोगों को निकाला गया था? 1,70,000। फिलहाल वो अलग सब्जेक्ट है। इराक युद्ध 2003। कुवैत के बाद क्या है, अमेरिका सद्दाम हुसैन के पीछे पड़ता है और जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूएस के उस समय क्या थे, राष्ट्रपति, और सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति। अब यहाँ पर युद्ध हुआ, इराक युद्ध 2003। यूनाइटेड स्टेट और उसके अलायंस ने इराक पर हमला किया। कारण बताया गया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMB, मतलब रासायनिक इनके पास हथियार हैं, जबकि ऐसा कुछ मिला नहीं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, एयर स्ट्राइक। मार्च 2003 से हवाई हमले शुरू हुए। इराक के सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। ये एयर स्ट्राइक हुआ पहले। उसके बाद नंबर 2 पे जमीनी हमला, ग्राउंड इन्वेंशन शुरू हुआ, जिसमें 20 मार्च के बाद जमीनी हमला शुरू हुआ। यूएस और अलायंस की सेनाओं ने इराक में प्रवेश किया। टैंक, आर्म व्हीकल और पैदल सेना ने आगे बढ़कर इराकी सेना को पीछे हटाया। थर्ड, कुछ ही हफ्ते में बगदाद पर कब्जा हो गया। 9 अप्रैल 2003 को अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका इराक का लोकेशन बताया गया है। इधर ईरान है, इधर तुर्की, सीरिया, कुवैत एंड ये बगदाद है जहाँ पर कब्जा कर लिया गया। मुख्य तारीखें: 20 मार्च 2003 को हवाई हमले शुरू हुए एंड 20 मार्च 2003 के बाद जमीनी हमला शुरू हुआ और 19 अप्रैल 2003 में बगदाद पे कब्जा हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। बाद में सद्दाम हुसैन को पकड़कर सजा दी गई। इराक में कई सालों तक अस्थिरता और हिंसा रही। तो यहाँ पर क्या किया अमेरिका ने? सद्दाम हुसैन को
हटा दिया और वहां पर खुद कब्जा कर लिया। अब ये देखिए सद्दाम हुसैन के अंत की कहानी, जिसमें ताना तानाशाही से गिरफ्तारी तक ऑपरेशन रेड डॉन इसको नाम दिया गया। सद्दाम हुसैन को जो अरेस्ट किया गया था अमेरिकी सेना के थ्रू, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन रेड डॉन। सद्दाम हुसैन कौन था? इराक का राष्ट्रपति। 1979 1979 से 2003 तक ये रहे। 24 साल तक इनको शासन रहा। 24 साल तक इन्होंने इराक पर शासन किया। मानवाधिकार हनन, युद्ध और दमन के लिए कुख्यात ये बोला गया, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। इराक युद्ध 2003 की पृष्ठभूमि अमेरिका और उसके सहयोगी ने ईरान पर हमले का कारण बताया सामूहिक विनाश हथियार, मतलब WMD, जो अभी हमने जिसके बारे में बात किया। 20 मार्च 2003 को इराक पर हमले की शुरुआत हुई। सद्दाम हुसैन सत्ता से भाग निकला और छिपता रहा। उसके बाद ऑपरेशन रेड डॉन क्या था? इराक में चलाया गया एक गुप्त सैन्य अभियान। उद्देश्य सद्दाम हुसैन और उसके करीबियों को पकड़ना। संयुक्त अभियान अमेरिकी सेना और इराकी बल, जो मतलब अमेरिका के शासन में जो इराकी थे वो और अमेरिकी सेना ने चलाया। गिरफ्तारी 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को उनके पैतृक गांव अल दौर टिकरिक के पास एक भूमिगत ठिकाने अड्डे से पकड़ा। ये वहां पर इनका गिरफ्तारी का ये फोटो है। मुकदमा सद्दाम हुसैन पर मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और आतंक फैलाने का आरोप लगा। इराक की विशेष अदालत इराक हाई ट्राइब्यूनल में मुकदमा चलाया गया। कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद उन्हें दोषी करार दिया गया। ये मुकदमा चलाया गया, उसका फोटो है। और ये यहाँ पर इनको फांसी दिया जा रहा है सद्दाम हुसैन को, उसकी पिक्चर है। तो यहाँ पर मुख्य तथ्य, सद्दाम हुसैन इराक के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने सत्ता में 24 साल पूरे किए। गिरफ्तारी के समय वह 66 वर्ष के थे। फांसी के समय वह 69 वर्ष के थे। उनके शासनकाल में लाखों लोगों की मौत हुई। मतलब गिरफ्तारी के 3 साल बाद, 3 साल तक उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उसके बाद उन्हें फांसी दी गई। सद्दाम हुसैन का अंत हुआ, लेकिन इराक में आज भी उनके समर्थक मौजूद हैं और शासन और अंत में इतिहास के पन्नों में वह हमेशा दर्ज रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन रेड डॉन, न्याय के लिए एक निर्णायक कदम। गिरफ्तारी 13 दिसंबर 2003, दोषी करार दिया गया इनको 5 नवंबर 2006 और फांसी दे दिया गया 30 दिसंबर 2006। मतलब 5 नवंबर को इनको दोषी करार दिया गया, लगभग 1 महीना 25 दिन के बाद इनको फांसी दे दिया गया। तो ये था सद्दाम हुसैन का अंत। तो इस टाइप से अमेरिका ने अभी तक 2 देशों पर क्या किया? 2 देशों पे कब्जा कर लिया। पहला मतलब 2 देशों को कब्जा करके वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स थे उस पर अपनी कंपनियों के द्वारा उसके क्रूड ऑयल को सेल करवाया और वहाँ से भारी प्रॉफिट अर्न किया। नंबर 1 कुवैत और नंबर 2 इराक। अब आता है ईरान की बारी। तो ईरान में देखिए क्या किया इन्होंने। ईरान संघर्ष 2026 जो अभी चल रहा है, एक नया अध्याय, क्षेत्रीय युद्ध, वैश्विक प्रभाव। अब ईरान के जो आयतुल्ला अली खामनेई, जो यहाँ के सर्वोच्च लीडर थे, इनको मार दिया गया है फिलहाल एक हवाई हमले में। और इस समय जो ये मतलब जो ये युद्ध चल रहा है उसके में मेन जो है इधर इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, और इनके पीछे पूरी तरह से अमेरिका का बैकअप है। अमेरिका पूरी तरह इस युद्ध में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर देखिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान पर गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने का आरोप, क्षेत्रीय प्रभाव और प्रॉक्सी युद्ध, सीरिया, लेबनान, यमन, इराक में ईरान के समर्थित गुटों की सक्रियता। मतलब सीरिया, लेबनान, यमन और इराक में ईरान के समर्थित गुट सक्रिय हैं। इजराइल की सुरक्षा चिंता, इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इजराइल किसको खतरा मानता है अपने अस्तित्व के लिए? ईरान को। अमेरिका और पश्चिमी दबाव, प्रतिबंध, सैन्य दबाव और इराक के परमाणु कार्यक्रम पर रोक। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा रखा है। अब यहाँ पर इन्होंने कई ऑपरेशन किए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन था ऑपरेशन रोलिंग लायन, इजराइल पर किया गया। ये तारीख 13 जून 2026 को किया गया। ईरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल साइट, एयर डिफेंस सिस्टम इनका लक्ष्य था। कार्रवाई इजराइल ने इराक के नातांज, इफरान, खोदान व तेहरान में हवाई हमले किए। इराक के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान, कई कमांडर मारे गए। ये ऑपरेशन जो था किसके द्वारा किया गया? इजराइल के द्वारा किया गया। अब सेकेंड ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा किया गया, और ये तारीख था 21 जून 2026। इसमें गहरे भूमिगत परमाणु ठिकानों फोड़ो और नताजा में ये मतलब बमबारी किया था इसमें, जिसमें इन्होंने B2 स्टेल्थ बम्बर्स एयरक्राफ्ट का इन्होंने उपयोग किया था। ये इसका फिगर है। ये वर्ल्ड का अभी तक का सबसे महंगा
मतलब एयरक्राफ्ट है जो डिफेंस यूज करता है, जिसका B2 बम्बर्स नाम दिया गया है, हमला किया। टॉम हाक मिसाइलें दागी गई। टॉम हाक मिसाइल से यहाँ पर हमला किया गया था। ईरान के कई परमाणु ढांचे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये अमेरिका द्वारा किया गया ये ऑपरेशन एपिक क्यूरी। उसके बाद हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा हमला 24 से 27 जून 2026। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां, ड्रोन बेस, रिफाइनरी गार्ड के ठिकाने इजरायली वायुसेना ने लगातार सटीक हमले किए। खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक समर्थन मिला। इराक की मिसाइल क्षमता कमजोर, कई ठिकानों पर तबाह। इसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा किया गया 28 से 30 जून। इराक की कमांडेंट एंड कंट्रोल 9 रडार सिस्टम, सैन्य ठिकाने, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और सबमरीन से हमले, लंबी दूरी की मिसाइलें दागी गई। ईरान की रक्षा प्रणाली, पंगु सैन्य नेतृत्व को बड़ा नुकसान हुआ। तो संघर्ष का प्रभाव, क्षेत्रीय अस्थिरता में वृद्धि, तेल की कीमतों में भारी उछाल, वैश्विक बाजार पर नकारात्मक असर, शरणार्थियों की नई लहर, साइबर युद्ध और सूचना युद्ध में तेजी। अब यहाँ पर देखिए पूरे इराक पे हमला किया गया और मुख्य घटनाक्रम जो रहा अक्टूबर 2023, हमास इजराइल युद्ध के बाद क्षेत्रीय तनाव ईरान समर्थित गुटों में सक्रिय हुआ। अप्रैल 2024 सीरिया में इजराइल ईरान में टकराव बढ़ा, हिजबुल्लाह के साथ झड़पें हुई। अक्टूबर 2024 ईरान और इजराइल के बीच सीधे हमले शुरू हुए। 2025 परिवहन, साइबर हमले और गुप्त अभियानों में वृद्धि। जून 2026 4 बड़े सैन्य अभियानों के साथ खुला संघर्ष, जिसमें ये फर्स्ट था ऑपरेशन रोलिंग लायन, सेकेंड ऑपरेशन एपिक क्वेरी, थर्ड ऑपरेशन राइजिंग लायन एंड फोर्थ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें 2 ऑपरेशन इजराइल के थ्रू किया गया और 2 ऑपरेशन अमेरिका के थ्रू किया गया। संभव परिणाम, ईरान का परमाणु कार्यक्रम बरसों पीछे जा सकता है। क्षेत्रीय शांति संतुलन में बड़ा बदलाव, अमेरिका इजराइल गठबंधन और मजबूत होगा। ईरान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता संभव, दीर्घकालिक संघर्ष और प्रॉक्सी युद्ध जारी। अब यहाँ पर देखिए ईरान के संभावित विकल्प, प्रतिरोधी हमले और मिसाइल हमला, हिजबुल्लाह, हैती और मिलिशिया को सक्रिय करना, हामुर्ज जो मतलब एक एरिया है जहाँ से ज़्यादातर गैस और तेल की सप्लाई होती है, उसको बाधित करना, साइबर हमला और वैश्विक ठिकानों पर हमले, परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से जारी रखना। तो ये था मतलब ईरान पे हमला, जिसको अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, जिसके थ्रू यहाँ पर देखिए अभी हमने ये बात किया था कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका 1 बाय 1 एक देशों पे क्या कर रहा है, उसको लूटने के लिए उस पर हमला कर रहा है। तो सबसे पहला कौन था, कुवैत, दूसरा कौन था, इराक, तीसरा कौन था, ईरान। तो इन देशों को पर इसने क्या किया, इन देशों पर इसने हमला किया और हमला करके इन देशों मतलब पहले कुवैत और इराक को इसने लूट लिया, फिर वही काम ये ईरान पे भी करना चाहता है, लेकिन फिलहाल सफल होते नजर नहीं आ रहा है। और बाकी ये जो हमारा एरिया है पार्सियन गल्फ, ये पार्सियन गल्फ वाला जो एरिया है, इसके आसपास और जितने भी देश हैं, जैसे बहरीन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, इन सब में इसके क्या है, इन सब में इसके एयर बेस हैं। तो टोटल कितने बच गए, 5 देश बच गए, जिसमें 5 देशों में इन्होंने अपना एयर बेस बना रखा है। और हमें ये लगता है कि आने वाले समय में इन 5 का भी नंबर आएगा, क्योंकि इनके पास भी जनसंख्या कम है और तेल और रिसोर्स ज़्यादा है। तो आने वाले समय में जैसे अभी तक ये 3 देशों के ऊपर आया है, ये 3 बड़े देश थे, जिसमें एक इराक, ईरान और ये कुवैत तो छोटा ही था। आने वाले समय में ये खतरा सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन के ऊपर है, क्योंकि आगे अमेरिका की नज़र इन्हीं देशों के ऊपर है और इनका भी नंबर कभी ना कभी आएगा। यहाँ पे हमने क्या बताया कि अमेरिका क्या करता है, जहाँ पर मतलब नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है, वहाँ से उसको तेल के ऊपर कब्जा करना है, उसको मनमानी तरीके से बेचना है और वहाँ से प्रॉफिट कमाना है। और जिनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जिन लोगों को ब्रिटेन पहले ही लूट के चला गया, वहाँ पर इस समय क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से अगर आपको पैसा कमाना है तो आप क्या करें, अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी है इसमें, ये स्ट्रेटजी ये लगाता है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन लोगों के पास क्या है, इन लोगों के पास म्यांमार, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा क्या है, जनसंख्या है। चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना पर इनका ये मतलब काम, इनकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, इसलिए ये अपने यहाँ इनको भटकने नहीं देता है। इनके यहाँ ना तो माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल, गूगल कुछ भी यूज नहीं होता है, इनका अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है।
इनका अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये यूज करते हैं और अपना मेल यूज करते हैं, कुछ भी अमेरिका का ये यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए चाइना में ये कामयाब नहीं होते नजर आ रहे हैं। लेकिन और बाकी देश जो हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अमेरिका क्या करता है, यहाँ पर अपने कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये प्रोडक्ट सेल करता है। अब ये प्रोडक्ट सेल करता है तो इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में होता क्या है, मेन जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर। तो सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर जो इसके मेन पार्ट होते हैं। तो सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर का अगर प्राइस देखा जाए तो अगर मान लीजिए कोई मोबाइल या कंप्यूटर मान लीजिए 50,000 का है, 50,000, तो उसमें सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर का कॉस्ट अगर निकाल दिया जाए तो वो 50% होता है। मतलब 50,000 में सीधे सीधा प्रॉफिट किसको हो गया 50% का, अमेरिका की इन कंपनियों को, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल को। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाता है और ये क्या करता है, इंटेल प्रोसेसर बनाता है। तो इन कंपनियों को 50% का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मान लीजिए कोई एप्पल का मोबाइल खरीदता है तो एप्पल के मोबाइल में तो ये 50% जा ही रहा है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग भी अमेरिका का है, तो वहाँ लगभग 75% इसका प्रॉफिट हो रहा है अगर कोई एप्पल का मोबाइल खरीद रहा है। तो यहाँ से देखिए इन सारे देशों से ये क्या कर रहा है, तेल के थ्रू अपना प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अपना सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर मतलब हार्डवेयर बेच रहा है। तो इस टाइप से इन देशों से ये प्रॉफिट कमा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया के थ्रू इसको कितना फायदा हो रहा है। तो भारत में लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल की बिक्री से अमेरिका को कितना लाभ होता है। भारत में बिकने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले चिप्स, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी अमेरिका से आते हैं। अनुमानित लगभग सालाना लैपटॉप की बिक्री लगभग इंडिया में होती है 3.5 अरब डॉलर एंड कंप्यूटर की बिक्री होती है नियर अबाउट 2.2 अरब डॉलर, मोबाइल की बिक्री होती है 8.5 अरब डॉलर, टोटल मिला के हो गया 14.2 अरब डॉलर, जो कि होता है लगभग 118 लाख करोड़। 118 लाख करोड़ में नियर अबाउट 60% अमेरिका को जा रहा है, लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपए अमेरिका को जा रहे हैं। तो इस टाइप से मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब में जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इन लोगों से ये प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि ये प्रॉफिट ये चाइना के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी अपनी है, वहाँ उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में अमेरिका अपना यूज करता है, चाइना अपना यूज करता है, बाकी जितने भी वर्ल्ड के देश हैं सब किसका यूज करते हैं, अमेरिका का। रूस ने भी डेवलप कर रखा है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन रूस में भी क्या होता है, रूस ने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रखा है वो केवल अपने डिफेंस और सरकारी कामों के लिए यूज करता है। बाकी वहाँ की भी पब्लिक क्या करती है, विंडो 11 ही यूज करती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट यूज करती है। तो फुल्ली अगर कोई इन सब प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा है तो वो चाइना है। बाकी अमेरिका दो टाइप से वर्ल्ड के देशों से मतलब लूट के पैसा कमा रहा है, जिसमें एक तो जो ये अरब देशों पे कब्जा कर रहा है, वहाँ से उसके क्रूड ऑयल पे अपनी अपनी कंपनियों को बैठा के सेलिंग करवा रहा है, वहाँ से मतलब नंबर 2 का पैसा कमा रहा है। और ये तो नंबर 1 का ही पैसा है, बट ये इसकी स्ट्रेटजी है कि अगर हम यहाँ कब्जा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर रिसोर्स नहीं है, तो यहाँ से हमें कैसे पैसा कमाना है, तो यहाँ हमें अपना सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मतलब अपने प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इस वीडियो से बेनिफिट लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।